नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। महाराष्ट्र की राजनीति में संडे सियासत का सुपर संडे रहा। यहां की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के तुरंत बाद ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ ही अजीत पवार 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे और हसन मुश्रीफ के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे थे। 3 बजते बजते शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। सूत्रों की माने तो अजीत समेत बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके कुछ महीने बाद ही आम चुनाव है। अजीत के शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम विधानसभा और लोकसभा में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन हमें है। दरअसल अजीत पवार शरद पवार से नाराज चल रहे थे। पहली बार 2 मई को जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा था तो इस बात की संभावना थी कि अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जब पार्टी नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के फैसले का विरोध किया तो अजीत ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा। पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वे इस बात की जानकारी मीडिया को देने आए तो अजीत पवार वहां मौजूद नहीं थे। तब इस बात की चर्चा थी कि अजीत शरद पवार के फैसले से नाराज हैं। और महाराष्ट्र का पावर गेम, पावरलेस पवार, एनसीपी में दरार। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हुआ है। नवंबर 2019 में अजीत पवार ने डिप्टी सीएम बने थे। ये दिख रहा था कई दिनों से कि आना जाना छोड़ सकते हैं, बन सकते हैं। वो चली गए थे, एक बार फिर वापस आ गए। वो सार्वजनिक तौर पे दिख रहा था। नया तो नहीं हुआ कुछ, लेकिन हो गया जो शायद ना होता तो अच्छा था। वजह क्या है? कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रहती है काम करने की। वो होगा कि भाई यहाँ रहेंगे, हम आगे भी रहेंगे और सरकार बनाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अभी इसका फैसला अंततः मतदाता करेगा। उद्धव ठाकरे जी हैं और ये जो नया फैक्शन बना, शरद पवार जी हैं और ये नया फैक्शन बना, इसका निर्णय कहाँ होगा? मतदाता के पास। मतदाता चुनाव में जो फैसला करेगा। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा सर्वांगीण विकास के लिए। मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। तो आखिरकार महाराष्ट्र का पावर गेम, पावरलेस पवार और एनसीपी में दरार। देखिए, बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिला है। अजीत की नई प्रोफाइल डिप्टी सीएम हो गई है। 22 विधायक आए हैं और अजीत के साथ कितने और, ये बड़ा सवाल है। तो महाराष्ट्र की सियासत में ये जो बड़ा उलटफेर हुआ है, आगामी समय में जो इलेक्शन होने हैं उसमें कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। और लगातार जिस तरीके से शरद पवार की जब बात सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि थोड़े से अजीत पवार जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब लग रहा था कि वो वापस इस इस्तीफे को नहीं लेंगे। और निश्चित तौर पर ये तमाम बातें तब सामने आई थी और ये भी संभावना जताई जा रही थी कि इस्तीफा देने के बाद वो अजीत पवार को जिम्मेदारी या कमान पार्टी की सौंप सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, जब तमाम विपक्ष जो एकजुटता की बात करने के लिए एक मंच पर आए थे और उस वक्त कांग्रेस के समर्थन की बात हुई थी, राहुल गांधी के समर्थन की बात हो रही थी, तब भी एक तरफा जो निर्णय शरद पवार का आ रहा था उससे भी थोड़े से ये नाराज दिखाई दे रहे थे। तो अनिल पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत अब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम हो गए हैं। अजीत पवार की नाराजगी की 2 वजह मानी जा रही हैं। पहली वजह शरद पवार का इस्तीफा और फिर पलटना। जैसा कि हमने कहा भी कि उनका इस्तीफा हुआ था, उम्मीद थी, संभावनाएं थी कि अजीत पवार को कमान दी जाएगी, पर नहीं हुआ। दूसरी, संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना।
राजभवन में 4 साल में 4 शपथ ग्रहण हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हुआ और नवंबर 2019 में अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। अजीत ने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि इस समय सरकार केवल 80 घंटे चली थी। – 2019 में ही अजीत ने फिर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में शपथ ली और ये सरकार भी 2022 जून में गिर गई। तो महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। राकापा के अजीत पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इस दौरान राजभवन में शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। अजीत पवार 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ के साथ राजभवन पहुंचे थे और इन सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जानकारी के मुताबिक अजीत समेत बाकी जो विधायक हैं शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके कुछ महीने बाद ही आम चुनाव भी हैं और उसके बाद कुछ महीने बाद ही आम चुनाव होने हैं। अजीत के शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन हमें है। अजीत पवार ने रविवार को मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की और उसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी। अजीत पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे। उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकारी नहीं थी और बाद में उन्हें इसका पता लगा तो बोले अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। अजीत पवार की जो नाराजगी बताई जा रही है उसकी 2 वजह सामने आई है। पहली तो ये कि शरद पवार का इस्तीफा और फिर उनका पलटना। जब 2 मई की बात है, जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा था तो इस बात की संभावना थी कि अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जब पार्टी नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के फैसले का विरोध किया तो अजीत ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पवार अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। दूसरी एक बड़ी वजह जो सामने आई है, संगठन में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना। आपको बता दें कि पार्टी संगठन में जो फेरबदल हुए हैं, शरद पवार ने 10 जून यानी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष समेत विभिन्न राज्यों का प्रभार दे दिया और इसके बाद अजीत पवार की नाराजगी की खबरें आईं। हालांकि उन्होंने इससे इंकार किया था। शरद पवार ने भी कहा कि अजीत पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे राज्य देखेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सामने आए हैं, वो भी आपको बताएं। जिस तरह से राजभवन में 4 साल में 4 शपथ ग्रहण हुए हैं, महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हो चुका है। नवंबर 2019 में अजीत पवार ने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। केवल ये जो सरकार थी सिर्फ 80 घंटे चली थी और उसके बाद 2019 में ही अजीत ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ये सरकार जून 2022 में गिर गई और उसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा शपथ ग्रहण हुआ एक बार फिर अजीत पवार का। उन्होंने 2 जुलाई 2023 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, यानी कि आज। तो एनसीपी पार्टी का नाम और सिंबल मेरे पास रहेगा, ये बात अजित पवार ने कही है।
उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी के सभी विधायक हमारे साथ हैं। एनसीपी के तौर पर महाराष्ट्र सरकार को दिया है समर्थन। तो समर्थन भी हो गया है, अपने साथ 22 विधायक भी ले गए। साधारणतः शपथविधीचा मी कार्यक्रम बघितला आणि त्याच्यात आता जे मंत्रिपदावर आहेत आणि जे होऊ इच्छितात आणि भाजपमध्ये आहेत त्यांचे त्याच्यावर चिंता देण्यात दिसत होतं। सर, अजित पवार कह रहे थे कि जब जब एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं या मेजॉरिटी पार्टी का प्रधानमंत्री था तब देश को एक तरह से स्थिरता की, स्टेबिलिटी थी। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी पूरी बताई और वो कह रहे थे कि जिस तरह से ये सारा विरोधी पार्टियां एक साथ आ रही है, गठबंधन का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो मोदी सरकार के साथ जाना चाहते हैं, उनकी नीतियां उनको पसंद आ रही है। उनको ये मालूम नहीं, एक तो नीतियाँ पसंद है तो फिर से 4.5 साल क्यों लाइन इनके खिलाफ चलेगी। आज इलेक्शन को 4 साल हो गए, 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था? मोदी का टारगेट क्या था? हम लोग। अब तक इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं, ये उनको वहाँ जाना था, उनको पावर की आवश्यकता थी। ये जो मोदी साहब का जो स्पीच हो गया 4 दिन पहले और इसने जिस बात उन्होंने कही, इल्ज़ाम लगाए, शायद इसका एक असर होगा और ये असर का स्थिति हम ये डिसीजन के माध्यम से देख रहे हैं। पवार साहेब, तुम्ही देशातल्या विरोधी पक्षांची वोट बांधताय, पवार साहेब तुम्ही भविष्य काय? कसं आहे की आम्ही सगळे एकत्र काम करणार आहोत। त्याच्यात काँग्रेसचे, त्याच्यात उद्धव ठाकरे, त्याच्यामध्ये शरद पवार आणि त्याच्यावरचे लोक, आम्ही सगळेजण एकत्र काम करणार। आजच आमची सगळ्यांची टेलिफोनिक त्याच्यावर बोलणं झालं आणि एवढंच नाही, पण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की अन्य पक्षाची सुद्धा जे आम्ही राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र याचा प्रयत्न करतो तिथं सुद्धा या सगळ्या गोष्टीत आपण अधिक आक्रमक जावं अशी भूमिका आहे। आणि म्हणून मगाशी तुम्हाला सांगितलं की बंगलोर आम्ही भेटतो आणि आमची पुढची दिशा ही देश पातळीची ठरवतो। पवार साहेब, तुम्ही विरोधी पक्षांची मोठ बांधता आहात, पाटण्यामध्ये जी बैठक झाली, बिहारमध्ये सुद्धा नितीश कुमारांच्या पक्षाबाबत हाच करण्याचा मोदी सरकारचा डाव होता असा आरोप होता। नितीश कुमार भाजपपासून वेगळे झाले, उद्धव ठाकरेंची सुद्धा पार्टी त्याच पद्धतीनं फोडण्याचा प्रयत्न केला, आता राष्ट्रवादीवरती, म्हणजे मोदींच्या विरोधात जे जे पक्ष लढत आहेत त्या पक्षांना अशा पद्धतीनं मोदी सरकार ट्रीट करतंय किंवा दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतंय? असं मोदींनी काय ठरव हा त्यांचा प्रश्न आहे। त्यांच्या पूर्वीची काही जे सूत असते ते करण्याचं त्या पावलंच असतं आणि त्यामुळे त्याचा आपण घेणं याची आवश्यकतांचे काम हे करतात। सर, राज ठाकरेंनी आज एक आरोप केला की उद्धव ठाकरेंचं ओझं शरद पवारांना उतरवायचं होतं, त्याचा पहिला अंक आज पार पडला। राष्ट्रवादीची पहिली टीम कसं आहे की त्याच्यात मी त्याचा कसा पाहिजे त्याचा थोडंसं त्यांना विचार ना। नाही, राष्ट्रवादीची पहिली टीम आज सत्तेच्या दिशेने गेली, दुसरी जाणार आहे असं त्यांचा आरोप आहे। तर दूसरी टीम आमच्याकडे शिल्लक। तो अजीत की नई प्रोफाइल डिप्टी सीएम हो गए हैं। बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और इस वक्त आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए सबसे पहले। और मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सत्यप्रकाश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। करीब 22 विधायक आए हैं और अजीत के साथ कितने और, ये एक सवाल बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और अजीत पवार अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं।
अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं और करीब 8 विधायक जो हैं उनके साथ उनको मंत्री बनाया गया है। चलिए और एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो जुड़ने के लिए। और बड़ा उलटफेर देखते हैं, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, फिर उसके बाद हम आम चुनाव भी देखेंगे। कितना बड़ा बदलाव की तरह इसको देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए राखी जी, अजीत पवार का आज से नहीं, जब कुछ घंटों की उनकी सरकार में जब उन्होंने और फडणवीस ने जो स्टेप लिया था, सुबह सुबह सीएम और डिप्टी सीएम की ओथ सेरेमनी हुई, उस दिन से ही ये घटना चलती रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी और इन दोनों के बीच का ही अलायंस बनने जा रहा था, लेकिन शरद पवार के जो उन्होंने स्टेप लिया उसके बाद कहीं ना कहीं अजीत को वापस आना पड़ा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं, ऐसे में बड़ा राज्य है लोकसभा के लिए, तो 2024 का जनरल इलेक्शन होगा उसके तुरंत बाद ही वहां असेंबली के पोल्स होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। देवेंद्र फडणवीस और ने पार्टी को मजबूत करने के लिए, यानी कि अपनी डिपेंडेंसी शिवसेना पर ना रहे, यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर ना रहे, एक जो बड़ा 3 पार्टी को मिलाकर अलायंस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना दूसरा ग्रुप और प्लस ये एनसीपी। लेकिन इससे एनसीपी को कमजोर तो होगी, लेकिन संभावनाएं दोनों हैं कि चाहे वो जनरल इलेक्शंस में जाएं या असेंबली इलेक्शंस में जाएं। पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि ये दूसरा ग्रुप है, महाअघाड़ी ग्रुप, उसको इसका फायदा भी मिल सकता है। अगर एनसीपी किधर जाएगी तो ये जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है, एक ये संभावना। दूसरा, इससे एक बड़ा मैसेज जरूर गया है कि जो आने वाला समय है जिसमें 5 राज्यों में इलेक्शन हैं, जिनमें तेलंगाना है, 3 हिंदी बेल्ट के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम है, इन सभी में जो इलेक्शन होने हैं उन इलेक्शन पर भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा करारा वो हो सकता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल भी सकता है। लेकिन कई बार आपने देखा है कि जब ऐसी घटनाओं से सरकारें बनती हैं, रिसेंट एक उदाहरण आपने देखा होगा कर्नाटका का। कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस की गवर्नमेंट थी, वहां पर ऐसा ही घटनाक्रम घटा, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ये जो असेंबली इलेक्शन हुए रिसेंटली, उन इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का वहां बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ आई। तो ये स्टेप कई बार आड़े भी हो जाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति और जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है उसका एक बड़ा नमूना देखने को इस रूप में दिखा है। अब अजीत पवार की जो इच्छाएं थी, वो इच्छाएं आज से नहीं है, वो लगातार प्रयास कर रहे थे इसकी तरफ, लेकिन जब उन्होंने अपने एमएलए को स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि उस समय उनके एमएलए 2019 में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए थे, उनके साथ नहीं थे कितने, अब उनके पास लगभग 30 एमएलए का जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सपोर्ट है, लेकिन किसी डिफेक्शन के लिए फिर भी वहां पर जो 58 एमएलए हैं उसमें से उनको 36 एमएलए और चाहिए, तो 30 में 6 की फिर भी जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं ये 6 और ला लेते अपने पास तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज इन्हें भी कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दूसरा ग्रुप शिवसेना का आज चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में खेल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सत्यप्रकाश जी, इन तमाम चीजों के बीच में अब नाराजगी हो या ना हो, जो होना था वो तो हो गया। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, शरद पवार अभी भी कह रहे हैं कि मुझे तो लोगों का समर्थन है, मैं अभी भी मजबूत हूं। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इलेक्शन में किस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हम बहुत सारी चीजें ऐसी देख चुके हैं कि जो जिसके तरफ गया, आप समझ लीजिए कि वहां सरकार बनी और बिल्कुल
ठोक बजा के सरकार को बनाया है। और यही कुछ चीजें यहां दिख रही हैं। अभी भी बात यह है कि 22 विधायकों की बात हो रही है कि आए हैं, सवाल यही है कि और कितने अजीत के साथ, ना जाने इलेक्शन तक और चीजें क्या होंगी। तो एक तरफ शरद पवार भले ही कितना कह ले कि मुझे लोगों का समर्थन है, मैं बड़ा मजबूत हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये ट्रिपल इंजन की सरकार वाली जो एक तिकड़ी बनी हुई है, ये निश्चित तौर पर एक गेम बिगाड़ सकती है। देखिए राखी जी, ये बात बिल्कुल तय है कि लोकतंत्र में जो जनता की ताकत होती है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन नंबर्स का भी एक महत्व होता है। अगर इनके इतने नंबर शरद पवार जी के लूज हो जाएंगे तो इन नंबर से कहीं ना कहीं ये बड़े लीडर्स भी हैं, तो इन बड़े लीडर्स के जाने से उस पार्टी में नुकसान तो होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अच्छा संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बैसाखी पर महाराष्ट्र में चलती थी, आज ये तय हो गया है, यानी कि शिवसेना की बैसाखी जो आज से नहीं बाला साहब ठाकरे के समय थी, तो उस बैसाखी की जरूरत शायद अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी, ये मैं आज कह रहा हूं कि जो एमएलए हैं एनसीपी के, वो एनसीपी में न रहते हुए इनका विलय, जो संभावना दिख रही भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये स्ट्रेटजी की है तो उनका विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा। और भारतीय जनता पार्टी दोनों मायने से, चाहे तो वहां असेंबली इलेक्शंस हों, लेकिन उससे पहले लोकसभा इलेक्शंस होंगे। और बीजेपी की नजर उन 48 सीट पर है, जहां पर उसको पहले जो समर्थन मिला था यूपी जैसे राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हिंदी बेल्ट के राज थे, वहां जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जीत दर्ज की थी। लेकिन महाराष्ट्र में उतनी सीट्स नहीं थी जितनी की उसको आशा थी। लेकिन अब इस स्टेप से वहां भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दल की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, पावरलेस पवार, एनसीपी में दरार और तमाम जो बातें, जो तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिली है, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आखिर आने वाले इलेक्शन में क्या तस्वीर बदलती हुई और नजर आएगी, या फिर ये तिकड़ी और एक तरफ शरद पवार मजबूती के साथ सामने होंगे? अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कौन मजबूत और कौन कमजोर। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।